नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 4 दिसंबर 2024 है, दिन है बुधवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन मॉडल की तैयारी, यूडीएच मंत्री खर्रा ने दिए संकेत। तीन शहरों में होगा एक ही मेयर। पायलट और मुरारीलाल मीणा की वजह से जीते हैं दौसा, सप्त के बाद बोले डीसी बैरवा, कहा जनता ने करोड़ीलाल को दिया संदेश। वहीं दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना की गाइडलाइन में आया बड़ा बदलाव, नया सिस्टम लागू हुआ। गढ़ किसी का नहीं होता, सप्त के बाद डांगा ने बेनीवाल पर कसा तंज, मंत्री बनने के सवाल का दिया रोचक जवाब। वहीं दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार मंत्री बने, जोधपुर में पढ़े अश्विनी वैष्णव को दूसरी बार मंत्री बनाया। इसी के साथ ही नितिन गडकरी बोले राजनीति अतृप्त आत्माओं का एक महासागर है, यहाँ हर व्यक्ति दुखी है, सबको अपने पद से ऊंचे पद की लालसा है। वहीं दोस्तों, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हटे, नई बेंच 6 जनवरी से सुनवाई करेगी। सीजेआई को पैनल से हटाने पर कांग्रेस ने याचिका लगाई। वहीं दोस्तों, संजय राउत बोले एक तरफ यूसीसी, दूसरी तरफ बच्चे बढ़ाओ। कांग्रेस सांसद बोली हम खरगोश नहीं जो बार बार बच्चे पैदा करें, भागवत ने कहा था 3 बच्चे पैदा करें। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन मॉडल की तैयारी, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिए संकेत। इन 3 शहरों में होगा एक ही मेयर। देखिए दोस्तों, राजस्थान में नगर निकाय चुनावों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि भजनलाल सरकार ने राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन मॉडल को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सरकार का उद्देश्य है कि अगले साल प्रदेश के सभी निकायों के चुनाव एक साथ करवाए जाएं। इसके संकेत नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक चैनल से बातचीत में दिए। झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश में निकाय चुनाव अलग अलग समय पर कराने की बजाय सभी एक ही साथ करवा दिए जाएं। उन्होंने बताया कि कुछ निकायों के चुनाव अगले साल नवंबर से शुरू होकर दिसंबर और फिर अंतिम 2 जनवरी 2026 तक होने हैं। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि सभी निकायों के चुनाव एक ही बार में करवा लिए जाएं। मंत्री के इस बयान से वन स्टेट वन इलेक्शन मॉडल को लागू करने के संकेत भी मिलते हैं। वहीं मंत्री खर्रा ने बताया कि वन स्टेट वन इलेक्शन मॉडल को लागू करने के लिए विधिक विशेषज्ञों से विस्तृत राय ली जा रही है। मामला राज्य के महाधिवक्ता के पास भेजा गया है। सरकार चाहती है कि ये प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो ताकि चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों में फिलहाल 2-2 नगर निगम है, लेकिन सरकार अब इन शहरों में केवल एक ही नगर निगम और मेयर रखने पर विचार कर रही है। वहीं झाबर सिंह खर्रा ने तर्क दिया कि जब मुंबई जैसा बड़ा महानगर, जहां जयपुर जैसे 20 शहर समा सकते हैं, केवल एक निकाय से संचालित हो सकता है, तो राजस्थान के किसी भी शहर में 2 निकायों की जरूरत ही नहीं है। वहीं खर्रा ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रशासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाना है। एक ही निकाय के मॉडल से बेहतर प्रशासन सुनिश्चित होगा और विकास कार्यों में समन्वय बढ़ेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपको याद हो कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भी इसी साल के बजट में वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा की थी। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि बार बार चुनाव होने से आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित होता है और सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ता है। पायलट और मुरारी की वजह से जीते दौसा, सप्त के बाद बोले डीसी बैरवा, कहा जनता ने करोड़ीलाल को दिया संदेश। देखिए, दौसा सीट से उपचुनाव जीतकर आए कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा ने बीते दिन विधानसभा में अपने विधायक पद की शपथ ली। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए दौसा की जनता का धन्यवाद किया और इसे ऐतिहासिक जीत बताया। वहीं करोड़ीलाल मीणा के लिए कहा कि दौसा की जनता ने उनको एक बड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें, शपथ के बाद डीसी बैरवा ने कहा कि इस जीत के जरिए दौसा की जनता ने बीजेपी नेता करोड़ीलाल मीणा को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल मेरी नहीं बल्कि कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता की मेहनत का ही परिणाम है। डीसी बैरवा ने खासतौर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के योगदान की सराहना की। उन्होंने बताया कि जब सचिन पायलट ने उनके साथ गाड़ी में बैठकर जनता से अपील की थी, तभी कांग्रेस की जीत तय हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये जीत साबित करती है कि सचिन पायलट और मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व ने दौसा को कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ बना दिया है। वहीं डीसी बैरवा ने पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी श्रेय देते हुए कहा कि कांग्रेस की एकजुटता और योजनाओं का सही तरीके से जनता के बीच प्रचार ही इस जीत की असली वजह है। बैरवा ने दौसा की जनता का आभार जताते हुए कहा कि वे उनके विश्वास पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। सीएम के यहाँ पैसों का पेड़ नहीं लगा, प्राइवेट स्कूलों से मंत्री दिलावर बोले जिसको ज्यादा लगे एक दिन गुटखा न खाएं। देखिए दोस्तों, राज्य के निजी स्कूल और शिक्षा विभाग के बीच अर्धवार्षिक परीक्षा के शुल्क को लेकर तकरार हो गई है। विभाग ने अर्धवार्षिक परीक्षा का शुल्क बढ़ाया, जिसका निजी स्कूल विरोध कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी को जायज ठहराया है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि शुल्क वृद्धि का बचाव करते हुए कहा कि शुल्क इतना ही है जितना तो लोग एक दिन में गुटखा खा जाते हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से स्कूल संचालकों ने जब शुल्क कम करने की मांग की तो उन्होंने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि पीएम और सीएम के घर पे कोई पैसों का पेड़ नहीं है, हर कार्य का
पैसा आना तो जनता से ही है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रति स्टूडेंट शुल्क 40 रुपए वसूला जाएगा। निजी स्कूल है संचालकों ने इस फीस को ज्यादा बताया तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये शुल्क तो एक दिन में लोग जितना गुटखा खा जाते हैं उससे भी कम है। मैं दोस्तों आपको बता दें कि स्कूली बच्चों के लिए होने वाली परीक्षाएं पहले जिला स्तर पर समान प्रश्न पत्र योजना के तहत होती थी। अब राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर समान प्रश्न पत्र पैटर्न शुरू कर दिया। इसके तहत अब प्रदेश के सभी स्कूलों की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में एक समान पेपर होगा। अब तक परीक्षा शुल्क 6 रुपए प्रति स्टूडेंट था, जिसे बढ़ाकर अब 20 रुपए प्रति स्टूडेंट कर दिया गया है। भीलवाड़ा में सफाई कर्मचारियों का जबरन प्रदर्शन, निगम परिसर में डंपर से लगाया कचरे का ढेर। देखिए, भीलवाड़ा में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने पर बीते दिन सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए भीलवाड़ा नगर निगम परिसर में डंपर से कचरा खाली कर दिया। निगम के गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में जुटे सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इससे निगम परिसर में गहमा गहमी का माहौल बन गया। कर्मचारियों का आरोप है कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाने से वास्तविक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाएगी। सफाई कर्मचारियों ने भर्ती को रद्द करने की मांग की। उनका आरोप है कि भर्ती के लिए बना पोर्टल बंद कर दिया गया, जबकि अनुभव प्रमाण पत्र देने में देरी की गई है। वहीं सफाई मित्र कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामदेव ने कहा कि सफाई कर्मी अपने रोजगार और रोजी रोटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। रामदेव ने ऐलान किया कि जब तक भर्ती नियमों में संशोधन नहीं होता तब तक काम ठप रहेगा। हमने कचरा नगर निगम में डाल दिया, साथ ही भीलवाड़ा शहर के चौराहों से भी कचरा नहीं उठाने दिया। रामदेव ने चेतावनी दी कि यदि भर्ती प्रक्रिया में खामियां दूर नहीं की गई तो वाल्मीकि समाज चुप नहीं रहेगा, आंदोलन तेज किया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना की गाइडलाइन में बड़ा बदलाव, नया सिस्टम लागू हुआ। देखिए दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS योजना की गाइडलाइन में बदलाव किया गया। इसके तहत अब IPD, OPD और डे केयर में इलाज के लिए पंजीयन के समय मरीज की लाइव फोटो ली जाएगी। ये बदलाव मरीजों को बड़ा फायदा पहुंचाएगा। इस बदलाव को लाभार्थी पहचान प्रणाली या यूं कहूं कि BIS का नाम दिया गया। ये लाइव तस्वीर OPD, TID के मामले में पर्ची पर नजर आएगी। हालांकि इस बदलाव से बार बार अस्पताल आने में असमर्थ और डॉक्टर से फॉलोअप दवा लिखवाने वाले मरीजों को परेशानी होगी और उन्हें लाइव फोटो के लिए अस्पताल आए बिना दवा या इलाज भी नहीं मिल सकेगा। गढ़ किसी का नहीं होता, सप्त के बाद डांगा ने बेनीवाल पर कसा तंज, मंत्री बनने के सवाल का दिया रोचक जवाब। देखिए, उपचुनाव में जीतकर आए विधायकों को बीते दिन विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के चैम्बर में शपथ दिलाई गई। इस दौरान डांगा अपने दर्जनों समर्थकों के साथ ट्रैक्टर पर विधानसभा में पहुंचे। विधानसभा के बाहर डांगा के समर्थक धोती, चोला और साफा की पारंपरिक वेशभूषा में गीत गाते हुए नजर आए। बता दें कि 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 5, कांग्रेस और बीएपी ने 1 सीट जीती थी। उपचुनाव के बाद विधानसभा में अब 200 विधायकों की संख्या पूरी हो गई है। दोस्तों, विधानसभा में शपथ लेने के बाद रेवत राम डांगा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि किले, गढ़ या साम्राज्य किसी के नहीं होते। जब जनता तय करती है तब सब कुछ ढह जाता है। जनता जिसको चाहती है उसको विधानसभा भेजती है। वहीं हनुमान बेनीवाल के लिए कहा कि वो तो खुद कई बार बीजेपी के सहारे विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल के साथ जनता ने यही किया है। हार के बाद हनुमान बेनीवाल अब कुछ भी बयान दे सकते हैं, लेकिन जनता ने एक आम आदमी किसान पुत्र को सदन में भेजा है। अब खींवसर की जनता ने सरकार के साथ रहने का मन बना लिया और परिणाम सामने आए हैं। खींवसर का रुका हुआ विकास भाजपा राज में आगे बढ़ेगा। दोस्तों, भजनलाल सरकार में मंत्री बनने के सवाल पर डांगा ने जवाब दिया कि मेरी ऐसी कोई लालसा नहीं है। मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे वो सबसे ऊपर रहेगा। मुझे तो जनता ने सेवक बनाकर भेजा है। मैं तो जनता की सेवा करता रहूंगा, पार्टी के दिशा निर्देशों की पालना करता रहूंगा। डांगा ने कहा कि हमारा फोकस जनता के कामकाज पर रहेगा। आपको बता दें दोस्तों, बीते दिन बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा झुंझुनू से अमितोला को हराकर विधायक बने। राजेंद्र भानभू सलूम्बर विधायक शांता देवी मीणा 84 से बीजेपी के कारीलाल ननोमा को हराकर आए। अनिल कटारा दौसा से DC बैरवा, देवली उनियारा से राजेंद्र गुज्जर और रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने शपथ ली। गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार मंत्री बने। जोधपुर में पढ़े अश्विनी वैष्णव को दूसरी बार बनाया मंत्री। देखिए दोस्तों, जोधपुर से तीसरी बार सांसद चुने गए गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरी बार मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण की। इससे पहले वे एक बार राज्य मंत्री और एक बार कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। इस बार राजस्थान से भाजपा की सीटें कम हुई, लेकिन मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है। शेखावत एक कुशल वक्ता के साथ राजपूत समाज के प्रमुख चेहरे के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अलावा पिछले कार्यकाल में वे PM नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी भी रह चुके हैं। इसी कारण फिर से मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली है। वहीं शेखावत को रविवार सुबह ही PMO से फोन आया था और चाय पर आमंत्रित भी उन्हें किया गया था। पहले से ही जोधपुर के कई भाजपा नेता वहां मौजूद थे। दोपहर को अन्य नेता भी वहां पहुंच गए थे और बधाई भी दी थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जोधपुर की जनता और PM मोदी का आभार है जो उन्होंने इस लायक समझा। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा प्रशासनिक सेवाओं से राजनीति में आए अश्विनी वैष्णव ने भी लगातार दूसरी बार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शपथ ली है। वैष्णव की पढ़ाई जोधपुर में ही हुई है। उनके पिता और भाई का परिवार जोधपुर में ही रहता है। पिछली मोदी सरकार में भी उन्होंने रेल मंत्रालय संभाला था और कई बड़े बदलाव का नेतृत्व किया था।
आदिवासियों का धर्म परिवर्तन एक बड़ा खतरा है, आस्तीन के सांपों से सावधान रहें, धनखड़ का बयान। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत का भविष्य सुनहरा बताते हुए कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और हमारी सफलता की गूंज भी दुनिया में है, लेकिन हमें आस्तीन के सांपों से सावधान रहना है। आज भी समाज को बांटने के प्रयास हो रहे हैं और आदिवासियों का धर्म परिवर्तन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि सनातन कभी विष नहीं फैलाता, लेकिन हमें आदिवासियों के धर्म परिवर्तन के खतरे से सावधान रहने की जरूरत है। ये देश की राजनीति को बदलने वाला है। धर्म परिवर्तन संस्थागत और सुनियोजित षड्यंत्र के तरीके से हो रहा है। शुगर और कोटेड फिलोसफी बेचकर और लालच देकर आदिवासियों में घुसपैठ की जा रही है। इसे रोकने के लिए तेज गति से काम करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जयपुर के दशहरा मैदान में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले के उद्घाटन में ये बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि आज के दिन भारत एक बड़ी लीड ले रहा है, हमारे दर्शन को दुनिया अपना रही है। उन्होंने कहा कि भारत संविधान की प्रस्तावना सनातन धर्म के सार को दर्शाती है। वहीं हमारी सभ्यता मानव तक सीमित रहने की बजाय सभी जीवों के कल्याण की भी बात करती है। मेरा जीवन दूसरों की सेवा में खप जाए, यह हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की कमी निकालने की कोशिश करती रहती है और इसी के अंतर्गत कहा जा रहा है कि भारत में 10 में से 4 लोग दूसरों की सेवा में व्यस्त रहते हैं। धनखड़ ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आंकड़ा 40% तक सीमित नहीं, कहीं ऊंचा है। हम तो अपने तनाव की परवाह किए बिना संकट में दूसरों का सहारा बनते हैं। आक्रमणकारी आए, विदेशी ताकतें आई, उनका शासन रहा, फिर भी हमारे सेवा के संस्कार में कोई कमी नहीं रही। कोविड में भी हमने इस संस्कार को जिंदा रखा था। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर कहा कि दुनिया ने अगर हमारी बात मानी होती तो इसका खतरा आता ही नहीं। ईवीएम सहित इन मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। बैठक के बाद क्या बोले कांग्रेस नेता? देखिए, कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिन चुनाव आयोग से मुलाकात की और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की कथित मामले पर चिंता जताई। चुनाव आयोग से मिलने के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से बहुत विस्तृत चर्चा की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर चुनाव लेवल प्लेइंग फील्ड पर न हो तो लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे पर आघात होता है। हमारे जो मुख्य बिंदु थे, इलेक्शन कमीशन को उसका डेटा जारी करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में मतदाताओं की कमी हुई है। हमें इसके बूथ और निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर डेटा चाहिए जो अभी मौजूद नहीं है। उससे पता चलेगा कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में जो वोटर कम हुए उसका आखिर कारण क्या है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने में करीब 47 लाख मतदाताओं को जोड़ा गया। इसका क्या आधार है और हमें इसका डेटा भी चाहिए। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग से ईवीएम पर भी सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग के खुद के दिए आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 5 बजे वोटर टर्नआउट 58.22% था। रात के 11:30 बजे 65.02% और 2 दिन बाद 63% बताया गया। हमें जवाब मिला कि वोटर टर्नआउट एक अलग प्रक्रिया है और 17C एक अलग प्रक्रिया है। कांग्रेस नेता सिंघवी ने कहा कि 118 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां लोकसभा और विधानसभा के बीच 25,000 ज्यादा वोटों का अंतर है, जिनमें ज्यादातर जगह सत्तारूढ़ पार्टी की जीत हुई है। चुनाव आयोग से मिलने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ये सरकार लोगों के वोटों से नहीं आई, ये दिल्ली में बैठे बीजेपी के लोगों की वजह से बनी है। उन्हें लोगों की परवाह नहीं है। हमने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की और देखेंगे कि वे अब क्या निर्णय लेते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सुनवाई से सीजेआई संजीव खन्ना हटे। नई बेंच 6 जनवरी से सुनवाई करेगी। सीजेआई को पैनल से हटाने पर कांग्रेस ने याचिका लगाई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मामले की सुनवाई 6 जनवरी से शुरू होगी और इसके लिए नई बेंच का गठन भी किया जाएगा। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया था, इसमें सीजेआई संजीव खन्ना भी शामिल थे। तब वे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। हालांकि 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। इसे प्रधानमंत्री चुनेंगे। केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता जे.आर. ठाकुर ने याचिका दायर की है। इस विवाद के बावजूद केंद्र ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था। आपका दोस्तों इस पर क्या विचार है? आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हिंदू सेना बोली दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे हो। एएसआई को लेटर लिखा, कहा औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मूर्तियों के अवशेष यहां लगाए। देखिए, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई को लेटर लिखकर जामा मस्जिद दिल्ली का सर्वे करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियों के अवशेष लगवाए थे। ये बात औरंगजेब पर लिखी गई मसीरी आलमगीरी किताब में है। विष्णु गुप्ता ने कहा कि इस किताब में लिखा है कि रविवार 24-25 मई 1689 का दिन था। उस दिन खान जहां बहादुर जोधपुर से मंदिरों को तबाह करके लौटा। उसके बाद बैलगाड़ियों से टूटी हुई मूर्तियों के अवशेषों को दिल्ली लाए गए
गया, इसलिए इसका सर्वे होना चाहिए। विष्णु गुप्ता ने कहा कि हिंदू सेना चाहती है कि जामा मस्जिद का सर्वे हो और उन मूर्तियों को बाहर निकाल कर दोबारा मंदिरों में उसे स्थापित किया जाए। इससे मुगल बादशाह औरंगजेब की क्रूरता और मंदिर तोड़ने की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ सकेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है, यहाँ हर व्यक्ति दुखी है, सबको अपने पद से ऊंचे पद की लालसा है। देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का एक महासागर है, जहां हर व्यक्ति उदास है और अपनी मौजूदा पोजीशन से ऊंची पोस्ट की उम्मीद लगाए बैठा है। उन्होंने कहा कि जिंदगी समझौतों, मजबूरियों, सीमाओं और विरोधाभासों का एक खेल है। इंसान चाहे परिवार के बीच हो, समाज में हो, राजनीति में हो या कॉर्पोरेट जीवन में, जिंदगी चुनौतियों और परेशानियों से भरी रहती है। व्यक्ति को इनका सामना करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग सीखनी चाहिए। गडकरी बोले कि मुख्यमंत्री को डर है कि उसे हाईकमान कब हटा दे। गडकरी ने हाल में राजस्थान के कार्यक्रम का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर, हर कोई यहाँ दुखी है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेटर उदास है क्योंकि उसे एमएलए बनने का मौका नहीं मिला। एमएलए दुखी है क्योंकि उसे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। जो मंत्री बन गया वो दुखी है क्योंकि उसे अच्छा विभाग नहीं मिला और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और मुख्यमंत्री इस बात से परेशान है कि उसे नहीं पता हाईकमान कब उसे हटा दे। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, एक्सुअल हरेसमेंट पर राज्य कंप्लेंट कमेटी बनाए। कहा, पीओएसएच एक्ट लागू हुए सालों बीते हैं, इसका पालन न होना चिंताजनक बात है। देखिए दोस्तों, सभी राज्य वर्क प्लेस पर महिलाओं को एक्सुअल हरेसमेंट, ये वर्ड मैं पूरा नहीं बोल सकता, आप समझ आइए मैं किस वर्ड की बात कर रहा हूँ। इससे बचाने के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी आईसीसी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने गोवा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की याचिका पर बीते दिन ये निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रिवेंशन ऑफ एक्सुअल हरेसमेंट एक्ट यानी पीओएसएच 2013 में आया था। इतने वक्त बाद भी इसे लागू करने में इतनी गंभीर खामियां मिलना चिंताजनक। ऐसा होना बहुत ही ज्यादा दुखद है क्योंकि इसका राज्यों की कार्यशैली, पब्लिक अथॉरिटी और पब्लिक संस्थानों पर भी खराब असर पड़ता है। अखिलेश यादव बोले, चुनाव की वजह से संभल में हिंसा हुई, ये सोची समझी साजिश है। संसद में अडानी मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन से सपा और टीएमसी का किनारा। ये दोस्तों, संसद स्तर के छठे दिन यानी बीते दिन अडानी और संभल हिंसा पर एक बार फिर से हंगामा हो गया। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जो घटना हुई वो एक सोची ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था, अफसरों पर एफआईआर होनी चाहिए। अखिलेश यादव के बयान पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, जौनपुर और अजमेर शरीफ में जो हो रहा है, ये सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस तैनात कर दी गई। संभल के लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों तैनात की जा रही है। कुछ देर बाद डीएम, एसएसपी, वकील और कुछ लोग पुलिस के साथ ढोल बजाते हुए मस्जिद में घुस गए। भीड़ को शक था कि वे मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले संसद के बाहर विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने अडानी और संभल मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष इसकी जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की मांग कर रहा है। हालांकि इस प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हुई। गौतम अडानी की कंपनी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। चंडीगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, तारीख पर तारीख के दिन खत्म, भ्रष्टाचार में कार्रवाई की कानूनी अड़चन दूर होगी, 3 नए कानून लागू करने की समीक्षा की। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 नए कानूनों को लागू करने की समीक्षा की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ रहे। यहाँ उन्होंने चंडीगढ़ में लागू किए गए कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डेमो भी देखा। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में कहा कि नए कानूनों के बाद हमें अंग्रेजों के जमाने के गुलाम क्रिमिनल सिस्टम से छुटकारा मिल गया है, अब तारीख पर तारीख का खेल खत्म हो गया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अब तारीख पर तारीख के दिन लद गए यानी खत्म हो गए हैं। नए कानूनों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आने वाली कानूनी अड़चनें भी दूर होगी। सुखबीर सिंह बादल ने झूठे बर्तनों की सेवा की। गोल्डन टेम्पल के गेट के बाहर बर्छा पकड़कर बैठे चंदू माजरा और चीमा ने टॉयलेट साफ किए। देखिए, हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल की सरकार के दौरान कैबिनेट में मंत्री रहे नेता को बीते दिन अकाल तख्त की सजा भुगतने के लिए गोल्डन टेम्पल पहुंचना पड़ा। सुखबीर बादल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक गोल्डन टेम्पल में रहे। सबसे पहले उन्होंने एक घंटाघर के बाहर गले में तख्ती और सेवादार के कपड़े पहनकर बर्छा पकड़कर सेवादार की सेवा की। इसके बाद उन्होंने कीर्तन सुना। आखिर में झूठे बर्तनों की सेवा करने के बाद वो गोल्डन टेम्पल से रवाना हो गए। वहीं पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया और सुखदेव सिंह ढिंडसा ने झूठे बर्तनों की सेवा की। इसके अलावा प्रेम सिंह चंदू माजरा, सुरजीत सिंह रखड़ा, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, विक्रम मजीठिया और महेश इंद्र ग्रेवाल ने टॉयलेट साफ किया। वहीं सुखबीर सिंह बादल को भी टॉयलेट साफ करने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पैर में फ्रैक्चर होने के कारण उन्हें इससे छूट दे दी गई। वहीं दोस्तों, सुखबीर सिंह बादल को ये सजा ऐसे नहीं मिली, उन्होंने कुछ गलतियां कबूली थी, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जैसा चोला पहनने के मामले में राम रहीम के खिलाफ उन्होंने शिकायत वापस ली थी। इसके अलावा अकाल तख्त साहिब ने राम रहीम को सिख पंथ से निष्कासित किया था, सुखबीर ने उसे माफी दिलवाई थी। इसके अलावा बादल सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई बेअदबी
की घटनाओं की सही जांच भी नहीं हुई। सुमेध सैनी को पंजाब का डीजीपी नियुक्त किया। सुमेध पर फर्जी मुठभेड़ कराकर सिख युवकों की हत्या का भी आरोप था। राम रहीम को माफी देने के बाद एसजीपीसी के फंड से विज्ञापन जारी करवाया गया। इन सब गलतियों को सुखबीर सिंह बादल ने माना था, इसलिए उन्हें ये सजा दी गई है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर विजय शंकर का निधन, पार्थिव शरीर एम्स को दान किया जाएगा। कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर चुके हैं। देखिए, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर विजय शंकर का बीते दिन लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 76 वर्षीय शंकर पिछले कुछ समय से नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। उनके परिवार ने बताया कि उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार विजय शंकर का पार्थिव शरीर एम्स को दान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश कैडर के 1969 बैच के आईपीएस अधिकारी विजय शंकर ने 12 दिसंबर 2005 से 31 जुलाई 2008 तक सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में काम किया। उनके कार्यकाल के दौरान एजेंसी ने कई हाई प्रोफाइल मामलों की जाँच भी की थी। संजय राउत बोले, एक तरफ यूसीसी, दूसरी तरफ बच्चे बढ़ाओ। कांग्रेस सांसद बोली, हम खरगोश नहीं है जो बार बार बच्चे पैदा करे। भागवत ने कहा था 3 बच्चे पैदा करे। देखिए, आरएसएस चीफ मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने की सलाह पर शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि एक तरफ भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, दूसरी तरफ बच्चे बढ़ाने की बात करती है। उधर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी भागवत के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या हम खरगोश है जो बार बार बच्चे पैदा करे? जो ऐसा कह रहे हैं वे खुद कितने बच्चों को पाल सकते हैं, उनका क्या अनुभव है, हम सब जानते हैं। टॉयलेट की कमी के चलते महिलाएं नहीं पी रही पानी। हाईकोर्ट ने कहा, महिलाएं सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, सार्वजनिक स्थानों पर सुविधाएं नहीं। हाईकोर्ट ने प्रदेश में महिला शौचालय की कमी के चलते महिलाओं द्वारा कम पानी पीने और यूरिन रोकने से होने वाली बीमारियों को लेकर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वप्रेरित पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आज हम 21वीं सदी में पहुंच गए। आज भी महिलाओं की स्थिति को पितृसत्तात्मक समाज द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि आधुनिक समाज में भी महिलाएं मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में फीमेल टॉयलेट भी नहीं। सरकारें तमाम योजनाओं के बाद भी महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सैनिटरी नैपकिन के वितरण और सड़क व कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं देने में विफल रही है। अदालत ने कहा कि प्रदेश में महिला शौचालय की कमी है। जहां शौचालय मौजूद है उनमें साफ सफाई और स्वच्छता का अभाव है। ऐसे में सार्वजनिक स्थान, बाजार और घरों में महिलाएं तब तक टॉयलेट नहीं जाती जब तक उन्हें साफ सुथरा शौचालय न मिल जाए। ऐसे में महिलाएं घर लौटने का इंतजार करती है। इस डर से तो महिलाएं पानी भी नहीं पीती कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर फीमेल टॉयलेट नहीं मिलेगा। सरसों की खेती के साथ मधुमक्खी पालन देगा किसानों को अतिरिक्त मुनाफा। देखिए दोस्तों, कस्बा थाना क्षेत्र में किसान सरसों की फसल के साथ ही तलहटी क्षेत्र सेमली, कुंजाय, संदोकड़ा, टांडा, काछियान में मधुमक्खी पालन के बॉक्स लगाकर कच्चे शहद का संग्रहण कर रही हैं। बड़े मुनाफे के इस कारोबार की सफलता पर गौर करें तो 20 बॉक्स से मधुमक्खी पालन करने वाले युवा एक साल में 1 लाख रुपए की आमदनी अर्जित कर सकते हैं। कॉलोनियों की संख्या बढ़ने के अनुपात में शहद के कारोबार का मुनाफा बढ़ जाता है। इसी वर्ष सरसों की फसल में फ्लोरा आने से पहले ही कस्बा थाना क्षेत्र के तलहटी गाँव में अलग अलग स्थानों पर मधुमक्खियों की कॉलोनियां बनाकर मधुमक्खी पालन किया जा रहा है ताकि सरसों के फ्लोरा से कच्चे शहद का संग्रहण किया जा सके। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक दिसंबर में सरसों में फ्लोरा आना शुरू हो जाता है। सरसों की फसल कटने के बाद कुछ क्षेत्रों में किसान वर्सीन डाल देते हैं। इससे मधुमक्खियों को अप्रैल से मई तक फ्लोरा मिलता है।